और जनता क्या करेगी? जनता इनका वो हाल करेगी, इनको पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या निकला। ये मेरी बात आप नोट करके रखिए, मैं भी इधर ही हूँ और आप भी इधर हैं। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं इस्लाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है हर्षवर्धन सिंह जी, जो कि स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट है, और अरुण जी, जो कि स्टूडेंट यूनियन स्पोक्स पर्सन है। बातचीत करेंगे हर्षवर्धन सर जी से। सर, स्वागत है आपका डेली शब न्यूज़ में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो आज जहाँ पे जम्मू कश्मीर 16th रैंक पे था, आज वो पहले नंबर पे आ गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट का मंज़र इस तरीके से है कि आज सारे के सारे स्टूडेंट्स, यूथ जो हैं वो डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, ड्रग्स में हैं। और इतनी बुरी कंडीशन है कि 2021 से जेकेपीएसआई की अगर हम बात करें, जो 2021 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, और बीच में इन्होंने एक बार एग्ज़ाम को कैंसिल भी किया, और आज 2023 ख़त्म होने वाला, मतलब 24 आ गया और आज तक उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आया। तो आप इससे ज़्यादा आप क्या पता करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का, फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, कि आज बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। आज जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा यूथ है, वो घर पे ताले मार के, कमरे में कुंडी मार के जो आज ड्रग्स का सेवन कर रहा है, चिट्टा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये और कुछ नहीं है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप पता करें, तो 5 अगस्त 2019 का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में लोकसभा की एक रिकॉर्डिंग आप सुने, उसमें आप देखें कि ड्रग्स जो है वो 5 अगस्त 2019 से पहले अगर आप ओपीडी चेक करें, ये अभी रिटन न्यूज़पेपर में, शायद पता नहीं कौन सा न्यूज़ था, टाइम्स ऑफ इंडिया का आई थिंक, उसमें ये बताया है कि 5 अगस्त 2019 से पहले ये 15 से 20 लोग आते थे हर दिन, और आज 150 से 200 लोग हो गए। तो आप देखें कि ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन किस वजह से है। ये उस वजह से है कि लोगों का कोई आज आप स्टूडेंट्स को देखें, यूथ को देखें, उनका कोई विजन नहीं है। वो आज देख नहीं पा रहे हैं आगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। गवर्नमेंट जो एक वेलफेयर स्टेट है, उसका काम था कि स्टूडेंट्स को, यूथ को आज एम्पावर करना, चाहे किसी भी तरीके से। आत्मनिर्भर की आप बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर आप किस तरीके से कर रहे हैं यूथ को? आप किस तरीके से यूथ को स्टैंड कर रहे हैं? सिर्फ बातों से। 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का हर साल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था। और उसके बाद हमारे शाह साहब, होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये तो एक जुमला था। ये भी नहीं कह रहा, ये भी वो कह रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट और एक होम मिनिस्टर जब एक मीडिया में बोलते हैं कि ये जुमला था, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, तो मुझे बड़ा दुख है कि आज काश वो 2 करोड़ नौकरियां होती तो आज 9 दूनी 18 18 करोड़ नौकरियां होती, तो हम और आप सारे आज किसी ओहदे पे बैठ के काम कर रहे होते, किसी ऑफिस में बैठ के हम लोग काम कर रहे होते और सब खुश होते। लेकिन उसके अपोजिट हुआ क्या है कि लोग आज घूम रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को ड्रग्स लेते हुए देख रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को सुसाइड करते हुए देख रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन से और इस गवर्नमेंट से, भारतीय जनता पार्टी से। ये मनोज सिन्हा साहब भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सीधे में भारतीय जनता पार्टी से, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है जो ये बोलते हैं। और उन्होंने कि आप एक यूथ के लिए जो है आप निकालें, और ये जो उन 9 साल का जो आपने गैप डाला है, ये किसी भी आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी आपने मुश्किल कर दी है। इस चीज़ को कैसे फुलफिल करेंगे? और जब हमारा यूथ नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट किस चीज़ पे बनाएंगे? रैना साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, आप किस चीज़ की नुमाइंदगी करेंगे? हमारा यूथ ड्रग्स ले रहा होगा और आप नुमाइंदगी किसकी करेंगे? ये असेंबली में बैठ के किस चीज़ के ऑर्डर निकालेंगे? तो ये बड़ी दुख की बात है, ये हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है। आप भी नौजवान हैं, आप भी इस चीज़ को डेली देखते रहते हैं कि लोग आज किस तरफ जा रहे हैं। लोग बड़े ही परेशान हैं। तो सर, जिस तरह से आपने अभी ड्रग्स की बात की कि एक युवा जो है वो जब वो नौकरी की तैयारी करता है, तो नौकरी नहीं मिलती उसको, तो वो घर पे खाली दिमाग जो है शैतान का घर हो जाता है। तो एक मूवी आई थी पहले, उड़ता पंजाब, तो अब एक उड़ता जम्मू पे मूवी बन रही है। देखिए ना, आप मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनका एग्ज़ाम लेने का तरीका देखिए। एक उन्होंने एपटेक कंपनी लाई, एक वो कंपनी लाई जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। 5 स्टेट्स में उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, कोर्ट ने उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था क्योंकि उसने धांधली की थी। पर बड़ा अफ़सोस है कि यहाँ जम्मू के यूथ को उस चीज़ के लिए लड़ना पड़ा, उसको बाहर निकालने के लिए, और कंटिन्यूअसली उससे पेपर लिए गए एपटेक कंपनी से। मुझे इस चीज़ की मजबूरी समझ नहीं आ रही है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमारी, सॉरी अब तो यूटी है, हमें दुःख होता है इस चीज़ को बार-बार बोलने में कि यूटी है, जो हमारी यूटी है ये किस तरफ लेके जा रही है। मतलब जिस चीज़ पे हमारे स्टूडेंट्स को, यूथ को, लोगों को विश्वास नहीं है कि ये विश्वासघात करके आ रही है, और उस चीज़ के प्रूफ हैं।
उसके बाद आप उस चीज़ पे दावा ठोक रहे हैं कि नहीं यही क्या हमारे जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजिम थे वो इतने एफिशिएंट नहीं है? इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए क्या वो एफिशिएंसी के साथ नहीं दिए गए? इससे पहले जो एग्ज़ाम्स होते गए क्या उसमें जो लोग लगे हैं वो सारे के सारे धांधली के थ्रू लगे गए? और आप क्या कहते हो कि जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने लाया है वो धांधली नहीं करेगी जिस पे ऑलरेडी इल्ज़ाम लगते आए हैं? तो आप उड़ता पंजाब और उड़ता जम्मू क्या आप देखो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स ही नहीं बचा हुआ। कोई एक पैटर्न बचा ही नहीं है कि किस टाइम पे कौन-सा एग्ज़ाम होगा और हम करेंगे। आगे बिल्कुल अंधेरा है। बिल्कुल अंधेरा यूथ को दिख रहा है। इसी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। जो मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो और मैं तो आशा करता हूँ लोगों से कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें कि हम वो जो रुख एक यूथ का जो मुड़ा हुआ है उसको हम एक सही डायरेक्शन में लगाएँ क्योंकि ये आने वाला हमारा इस्तिकबाल है, हमारा हमारा एक यूथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी पावर है और ये आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट करे हिंदुस्तान में और वो कंट्रीब्यूशन रहे उसके लिए हमको हमने ये यूथ का एक पैसेज है जो एक रास्ता है उसको चेंज करना होगा आज जिस तरफ लोग जा रहे हैं वो एक बड़ा ही अंधेरा है उस रास्ते में और उससे हमारा हिंदुस्तान हमारा जम्मू कश्मीर एक बड़े ही अंधेरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ के रख दिया है और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा साहब से कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट्स निकाले जाएँ जेकेपीएसआई का जेई का और बहुत सारे ये वैकेंसीज़ हैं आज हेल्थ में वैकेंसीज़ हैं बड़े सारे सारे के सारे नायब तहसीलदार की वैकेंसीज़ हैं तो आप उनको भरें एक यूथ के लिए भी आप एक रास्ता दिखाएं और अपना भी दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियों के वादे नहीं किए थे कम से कम 2 लाख तो कम से कम लगाएं। तो बात करेंगे डेली वेजेस की, जो कि अभी सड़कों पे काफ़ी टाइम से है, अभी भी आपको सड़कों पे देखने को मिलेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ा दुःख होता है इस चीज़ का कि ऑलमोस्ट डेढ़ 2 साल से जो हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो लोग रोज़ डंडे खा रहे हैं आज। आज कभी आप देखें कि ऑर्डर निकलता है कि उनकी ₹11 पे बढ़ाई जाए। 1-1 डेढ़-डेढ़ साल से जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, तो आप उनकी ₹11 ₹13 आप उनकी आमदन को बढ़ा रहे हैं। और आप अपनी देखें कि जब आप अपनी इसकी सैलरी की जब आप बात करते हैं, तब आप हाइक 10-10% लेते हैं, 7-7% लेते हैं और जब आप एक डेली वेजेस के पूरे जम्मू कश्मीर को पानी दे रहे हैं। आज सुबह 4 बजे उठ के, रात को 11 बजे उठ के, कोई भी डेली वेजर हो, जम्मू कश्मीर का काम कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब तो एंडोर्स कर रहे हैं हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कह रहे हैं कि ये सारे डेली वेजेस इन्होंने लगाए हुए हैं। ये तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि ये डेली वेजेस हमने लगाए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस मानी गई है। उमर साहब को तो माना जाता है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई थी। लेकिन इन डेली वेजेस को मैं आपको बताऊँ डेली वेजेस के जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कि उमर साहब ने बोला है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम आप लोगों को पक्का करने की एक पहले दिन से वो प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे और 5 साल होते-होते हम आप लोगों को पक्का करेंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि उससे पहले ही आप लोग भी ये एक कदम उठाएँ और इनको पक्का करने का काम करें क्योंकि इतने लंबे समय से जो लोग कहते हैं कि हमने आपको वोट दिए और आपने उससे पहले जाके इनसे लोगों से वोट लिए डेली वेजेस से। इन लोगों ने उनसे जाके वादा किया कि आप हमें वोट दो और हम आपको हम जब मजबूती से चीफ मिनिस्टर बनेंगे अब उससे ज़्यादा और कौन-सा चीफ मिनिस्टर बनना है, ये तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन 3 सालों में इन्होंने क्या किया वो बताएँ? और इनको अगले 30 साल दे दिए जाएँ, ये फिर भी कुछ नहीं कर पाएँगे मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इनकी काबिलियत ही नहीं है और क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है। जब आपकी नीयत होती है लोगों के प्रति, तो आपको 1 दिन भी दिया जाए, तो आप काम करते हैं। जब आपकी नीयत नहीं होती, आपने 3 साल में कुछ नहीं करके दिखाया, 3 साल क्या अब 9 साल हो गए। अब तो डबल इंजन सरकार है, अब तो डायरेक्ट सेंटर से आपके आपके पास कमांड है, आपके पास पावर है, आप अभी भी कर सकते हैं, आपको किसको पूछना पड़ रहा है। लेकिन अफ़सोस है कि ये सिर्फ़ अपना घर बनने की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ ये अपने हमको कैसे एमएलए की टिकट मैनेज करनी है, हमको कैसे मिनिस्टर बनना है, उस चीज़ के पीछे पड़े हैं। लोगों की कैसे हेल्प की जाए, लोगों को किस तरीके से गुर्बत उनकी कैसे दूर की जाए, इस चीज़ के लिए इनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम ना ही ये बना रहे हैं। जी। हमारे साथ यहाँ पे अरुण जी भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। अरुण जी, स्वागत है आपका डेली शो न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जी, अरुण जी, जिस तरह से करगिल में इलेक्शंस हुए, जिनमें भाजपा की भी काफ़ी कम सीट आई है, बट एनसी वहाँ पे देखने को काफ़ी ज़्यादा मिली है, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ा जो लोगों का रोष था और जैसे ही मेरा जो भाई है हर्षवर्धन जी, तो इन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चरम सीमा पर है। तो ये काम भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि आपने भी आर्टिकल पढ़े होंगे
45 साल में पहली बार जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतनी रेट पर है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एक करके मुद्दा गिनाता हूँ। सबसे पहले JKPSI SI के एग्ज़ाम। ठीक ठीक है जी। फॉर्म कब लगे थे? 2021 में। आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और क्या करते हैं कि एपटेक की अभी जो टेक्निकली पता नहीं उसकी इंक्वायरी चल रही है। भाई आपको पता है कि अगर ये ब्लैक लिस्टेड है तो बाकी हिंदुस्तान में और जो कंपनियां हैं या आप ही कंडक्ट करवाते तो आप सैलरी किस चीज़ की ले ले रहे हो? ठीक है। दूसरा, अभी एक नया इन्होंने जुमला निकाला है कि हम बीएड क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे +2 में। आप मुझे बताइए, बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है? और वो किस लिए होती है? ताकि जो बच्चे का जो बेस है वो स्ट्रांग हो। ठीक है जी। लेकिन लेक्चरर 2 में जो लेक्चरर है वो क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है ना। कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई फिजिक्स का है, कोई उसका है। तो उसमें बीएड की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर आपको कंपलसरी करना भी है तो कुछ एक टाइम पीरियड दे देते ना। आप क्या करते हो, सीधा सिर पे फट मारते हो। अब आप मुझे बताइए, जिन्होंने बीएड नहीं की, जिन्होंने एमएससी की है, एमए की है, एमफिल की है, पीएचडी की है, अब वो जो इतना बड़ा जंक है वो कहाँ जाएगा? है कि नहीं? The youth of the J&K already in the state of the depression, in the state of the frustration, and what you say in the new education policy 2020, we will promote innovation, we will promote research, we will ensure accountability। दे यार जम्मू कश्मीर च तुसें अग्ग लाइयै रखुड़ी यार, हैं? साढ़े कन्नै केह् दुश्मनी है, पैह्लें मिगी एह् गल्ल सनाओ। हून प्रोफैसरें एग्जाम होए है नी, असिस्टेंट प्रोफैसरें एग्जाम होए, ठीक है। मिगी एक गल्ल सनाओ, इत्थें एक बंदा 5 सालें च PhD करदा है नी, ओह् एक टॉपिक उप्पर करदा, ठीक है नी। एग्जाम तुसें ले लैता सारे जर्नल दा, इत्थें MA आह्ला बी उ'ऐ ते PhD आह्ला उ'ऐ, कम से कम PhD आह्ले 10 पॉइंट ते देने हे, ओह् तुसें कीता नहीं, ठीक है नी। इक्कै बारी तुसें एक भीड़ इकट्ठी करो और उनमें से जो अपने आदमी हैं तो वो निकाल दो। यही हुआ ना। तो यहाँ पर आप रिसर्च को प्रमोट कर रहे हो कि डिमोट कर रहे हो? सबसे पहले ये बात है। आप ही बताओ ना कि जिस आदमी ने 5 साल एक टॉपिक पर पढ़ा हुआ है, आप उसको पूछ रहे हो कि एक जर्नल का तो फिर वो 5 साल रिसर्च के लिए लगाए क्यों, अगर 5 साल उसमें से आपने कुछ पूछना ही नहीं है? मैं ये कहता हूं कि होना पता क्या चाहिए। देखिए, डेली वेजर का मसला है, ठीक है ना, JKPSI का मसला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मसला है, उसके बाद अभी जो बीएड इंट्रोड्यूस करें उनका मसला है। ये JKPSC को खुद नहीं करना चाहिए, इनको एक कमेटी बनानी चाहिए और एक कमेटी में कुछ जो आदमी हैं वो स्कॉलर्स होने चाहिए, अगर स्कॉलर का इशू है। अगर PhD वाले हैं तो उनका एक इशू होना चाहिए, उनकी डिफरेंट कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। आपने स्टूडेंट को पूछा नहीं, आपने डेली वेजर को पूछा नहीं, एसी वाले कमरे में आपने खुद ही को घी मार के तो चलो जी हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आप में और साइमन कमीशन में क्या फर्क है? साइमन कमीशन भी तो इसलिए आया था ना कि हमारे जो हिंदुस्तान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इंडिया का कोई बंदा नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। और कानून किसके लिए बना रहे थे? इंडिया के लिए, भारत के लिए। तो ये वही ये साइमन कमीशन है ना कि आपने स्कॉलरों के लिए क्या बनाया? पॉलिसी बनाई। आपने PhD लोग के लिए क्या बनाया? पॉलिसी बनाई। आपने जो SI का एग्जाम है उसके लिए आप आए, ठीक है। लेकिन उनका एक भी बंदा आपकी कमेटी में था? आपने तो कमेटी बनाई नहीं, तो वो कहां से आते बेचारे? तो ये क्या था, ये एक फ्रस्ट्रेशन थी जो अभी बाहर निकली है। और अभी अभी मैं ये पूछता हूँ कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? कुछ तो वजह होगी ना, ठीक है ना, कुछ तो वजह होगी कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो मैं जो हमारे रविंद्र रैना जी हैं, बहुत अच्छे आदमी और कसम से मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन क्या करें, बेचारे गलत पार्टी में,
ठीक है? और मैं उनको ये कहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके अपने पद से रिज़ाइन कर दीजिए। क्योंकि देखो इलेक्शन तो एक ना एक दिन तो करवाने हैं, कितने ही दिन बाद, ठीक है ना? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हालाँकि डेमोक्रेसी है, 8-10 साल हो गए, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन एक ना एक दिन तो इलेक्शन करवाएँगे ना। जिस दिन ये इलेक्शन करवाएँगे, उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं करेगी, जनता जवाब देगी। और जनता क्या करेगी? जनता इनका वो हाल करेगी, इनको पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और नीचे से क्या निकला। ये मेरी बात आप नोट करके रखिए, मैं भी इधर ही हूँ और आप भी इधर हैं। तो जिस तरह से आपने इलेक्शनों की बात की कि भाजपा जो है इस बार इलेक्शनों से बिल्कुल आउट हो जाएगी, तो एनसी कितनी सीटें जो है वो जेएंडके से लेके आएगी? देखिए, हमारी क्या है, पूरी उम्मीदें जनता पर हैं, ठीक है? और ये जनता डिसाइड करेगी कि एनसी को हमने कितनी सीटें देनी है और कितनी नहीं देनी है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ कि जो हमारे उमर साहब हैं, उन्होंने उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, उस दिन हम पीएचई वालों को रेगुलराइज करेंगे। ठीक है? अगर नहीं हुआ तो आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हैं, तो आप हमें वो क्वेश्चन पूछना, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम होगा, उसमें जो अगर सपोज़ करो किसी 4th क्लास के लिए एग्ज़ाम हो रहा है या जेकेपीएसआई या असिस्टेंट वो, ठीक है? तो असिस्टेंट जो प्रोफ़ेसर हैं, उनके लिए हो रहा है। तो पहले हम उनको अपनी कमेटी में इंट्रोड्यूस करेंगे कि भई किस प्रकार का पैटर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि वही बात होगी कि ना खुदा मिला और ना ही विसाल सनम मिला, ना ही इधर के रहे और ना ही उधर के रहे, जो हालाँकि अभी हो रहा है। तो बात करेंगे स्मार्ट मीटर की। अभी भाजपा की सरकार में जो है स्मार्ट मीटर लग गया है, प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है लगने जा रहा था बट अभी फिलहाल डिले कर दिया गया है। क्या आपकी पार्टी के रूलिंग में आने के बाद स्मार्ट मीटर भी लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगी, जो कि अभी लोगों की बहुत बड़ी सरदर्दी है? देखिए, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तब तक हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। हमेशा इसका विरोध करेंगे और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका तो हम कड़ा विरोध करेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो जम्मू कश्मीर की धरती है, ये किसकी है? जम्मू कश्मीर के लोगों की है ना, एलजी की तो नहीं है। अगर अब मुझे बताइए, अपने ही घर पे रहने के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जी मुगल ऐसे कर गए और दिल्ली सल्तनत ऐसे कर गई, तो आप क्या कर रहे हो? अंग्रेज जब हिंदुस्तान के घर में अगर घास उगती थी तो उस पर भी वो टैक्स लेते थे। तो आप पर भी तो हमारे घर पर टैक्स ले रहे हो। तो ये जजिया नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी है? आपने स्मार्ट मीटर की बात की। बिजली किससे बनती है जी? पानी से बनती है। और हमारे जम्मू कश्मीर में पानी की कमी है? इंदस रिवर यहाँ पे बहती है। यहाँ पे जो चिनाब है वो बहती है, यहाँ पे कृष्ण गंगा बहती है, यहाँ पे तवी बहती है, यहाँ पे झेलम बहती है, और भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। और इन नदियों के ऊपर बहुत सारे डैम बने हुए हैं, जैसे रटल डैम हो गया, सलाल डैम हो गया, ठीक है? उसके बाद अग्निहार डैम हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे डैम्स हैं। तो हमारे रिसोर्स को खर्च करके बिजली आप बाहर बेचो और जो पैसा है वो आप कहीं और उड़ाओ, तो हम कहाँ जाएंगे भैया? जो सबसे पहला जो जम्मू कश्मीर में जितना भी रिसोर्स है, पानी से लेकर फॉरेस्ट से लेकर जमीन से लेकर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा है उसका अधिकार है, ठीक है? और वो बाशिंदा उस चीज का मालिक है। अब हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार हम इसलिए चुनते हैं ताकि जो भी रिसोर्स है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी के हर एक आदमी को। जो निचला आदमी है वहां तक एक जो रिसोर्स का जो लाभ है वो वहां तक पहुंच पाए। लेकिन क्या है, वो बेचारा गरीब उधर ही है और रिसोर्स सारा झाड़ू मार के इन्होंने ले लिया। तो ये तो हम जो इलेक्शन होगा उसमें तो हम दिखाई देंगे। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि लद्दाख तो अब झांकी है, जम्मू कश्मीर अभी बाकी है। और हम इनको तीनों को जोड़ के ही देखते हैं। हम लद्दाख को हमने कभी अलग से समझा ही नहीं। आज भी हमारे मुंह से मैं और हर्ष भाई कर रहे थे बात, आज भी हमारे मुंह से जम्मू कश्मीर अलग निकलता ही नहीं है।
हमें कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो? मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। फिर वो हमारा मज़ाक लेते हैं कि भाई लद्दाख तो अलग हो गया। लद्दाख आपने अलग किया, हमने अलग नहीं किया। वो आज भी हमारे दिलों में है और यहाँ से ही पता चलता है कि इन्होंने हमेशा तोड़ने की राजनीति की है और हमने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है। सर, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि आई थी, इसमें ज़्यादातर देखने को जो कि स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम्स जो है वो इतने हो गए हैं कि अगर बंदे को कोई जॉब लेनी है, हालाँकि पहले उनका एक एग्ज़ाम होता था जॉब से पहले, बट अब उस एग्ज़ाम के लिए भी एक और एग्ज़ाम जो है वो पहले क्वालिफ़ाई करना है, देन आप जॉब के लिए रेडी हों। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं वो तो आपने देखा ही है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हायर एजुकेशन को ख़त्म किया जाए, जो हमें दिख रहा है। देखिए, अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए बीएड कंपल्सरी करेंगे, इट मीन्स कि आप नहीं चाहते कि पीएचडी वाले स्कॉलर्स जो हैं वहाँ पे आएँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पीएचडी की वैल्यू सिर्फ़ 3 पॉइंट्स और एमफिल की 2 पॉइंट्स अगर आप 5 पॉइंट्स कर रहे हो और दूसरी तरफ आप रिटन एग्ज़ाम रख रहे हो, इसका मतलब है कि आप हायर एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना चाहते, आप पीएचडी और स्कॉलर्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, आप मैंने आपको कहा इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। ये पॉलिसीज़ कुछ अलग लाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन इनकी उस तरीके से होती है कि अगले इंसान को, अगले स्टूडेंट यूथ को समझ ही ना आए कि हमने जाना किस तरफ है। इन जैसे कि आप देखते हैं कि एक कोई भी अगर एक पॉलिसी आती है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेक्चरर के लिए एक बीएड कंपल्सरी करना चाहते हो किसी भी वजह से, आज हमें जो वजह समझ आ रही है वो ये आ रही है कि शायद बीएड को इसलिए ये करना चाहते हैं कि बीएड जो ये ओनर्स हैं इसकी जो मतलब इसके जो बीएड करवाते हैं और इंस्टीट्यूशन के लिए आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं कि आप वो कहते हैं किसी न किसी वजह से कि बीएड लोग कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक पॉलिसी एक फ़ायदे के लिए इन्होंने वो इंट्रोड्यूस कर दी है कि आप लेक्चरर के लिए लेकिन होना ये चाहिए था इसके अलावा कि आप हायर एजुकेशन को प्रमोट करें, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए प्रमोट करें। आज से उन्होंने ये ले आया है कि 12th के बाद आप सीयूटी के एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम कहाँ दें? आउट ऑफ स्टेट जाके। आज एक रजौरी पुंछ का एक भद्रवाह का बच्चा उठ के पंजाब में जाके एग्ज़ाम देगा। अगर वो इतना तेज़ होता, अगर वो ये चीज़ होती तो उसने यहाँ पढ़ना क्यों था? वो पहले ही क्यों नहीं पंजाब में एडमिशन लेता? यहाँ पे बच्चों को बड़ी बहुत मुश्किल से आज यहाँ पे बच्चे पढ़ने लगे हैं। आज यहाँ बच्चों को समझ आई है। एक जम्मू कश्मीर हमेशा से इनका बॉर्डर रहा है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कितनी डिस्टर्बेंस रही है। यहाँ पे हमेशा माहौल रहा मिलिटेंसी का। हमें आज भी माहौल है, आप रजौरी पुंछ में देखो आज कितने अटैक हो रहे हैं। तो जब इतनी एक बॉर्डर एरिया में इतना डर है, इतने टेंस सिचुएशन है, वहाँ पे बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको आज समझ आई है कि हमने पढ़ के ही हम अपना फ्यूचर जो है वो चेंज कर सकते हैं और आप दूसरी तरफ उनको भेज रहे हो एग्ज़ाम के लिए बाहर, उसके बाद कॉलेजेस कौन से मिलेंगे वो नहीं। अच्छा अगर आप करते हो उसके बाद आप फिर से उसको स्क्रैप भी कर देते हो, नहीं, नहीं ये नहीं होगा तो नॉर्मल चलो। मतलब एक पॉलिसी प्रोग्राम बनने के पीछे एक जब लोग बैठते हैं, जब कमेटी बैठती है, वो सारे प्रॉज़ एंड कॉन्स देखती है कि क्या ये जम्मू कश्मीर के लोग, क्या हमारा स्टूडेंट यूथ के इसके पास इतना सिस्टम है कि वो बाहर एग्ज़ाम दे सकता है। आपने थोड़ी देर पहले आपने नए कॉलेजेस खोले, नए कॉलेजेस नए इंस्टीट्यूशन आपने लाए, वो आपने किस वजह से लाए जब आपने अपने इन स्टूडेंट्स को बाहर ही भेजना था। आज बच्चों को तो बेसिक आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर, आप हायर एजुकेशन की पॉलिसी की बात कर रहे हो, हम तो बेसिक कॉलेजेस ये तो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा 12th के बाद कॉलेज में भी ना जाए। और कैसे जाएगा बच्चा? एक बच्चा जिसके बूढ़े माँ-बाप जिन जो एक कुछ डेली वेजर्स हैं, कुछ आप जो किसान हैं, वो अपने बच्चे को कैसे पंजाब में जाके 6-6 7-7 दिन रखेंगे और वो एग्ज़ाम देंगे? नहीं कर सकते और उसी वजह से आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि ये एग्ज़ाम नहीं आप जिन्होंने सीयूटी दी है वो भी हम उनसे भी उनको भी हम लेंगे और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी लेंगे। मतलब कि ये एक सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहे हैं, जिसका दिन रात को सोते हैं, सुबह उठ के जिसका मन करता है एडमिनिस्ट्रेटर का वो एक नया फरमान जारी कर देता है, लोगों पे बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर देता है। तो मेरा कहना यही है कि मैं एक दरख्वास्त करता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन से, बीजेपी की गवर्नमेंट से और मनोज सिन्हा साहब से, गवर्नर साहब से कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक आसान रास्ता रखा जाए और एजुकेशन को एक बिल्कुल सिंपलिस्ट वे में आप दें कि बच्चा जो है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे वो 12th या ग्रेजुएशन करना चाहता है, मास्टर्स करना चाहता है, उसको फुल फ्रीडम हो, कहीं पे भी जाके वो करे।
आज तो पहले हमें कॉल्स आती थी प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल साहब से बात करो तो हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, एक रजौरी बकोरी से बच्चा पढ़ना चाहता है तो उनसे बात करो एडमिशन के लिए। आज हम कौन से पंजाब में जाके किस प्रिंसिपल से बात करेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है? 85% यहाँ पे कट जा रहा है, बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल रही हैं। जो नए कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस खोले हैं वहाँ पे प्रोफेसर्स ही नहीं है, प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट। आप अगर प्रोफेसर लगाते हैं तो कंट्रेक्चुअल में 28,000 रुपये में आपने कंट्रेक्चुअल लगाए हुए हैं। आप मुझे बताएं 28,000 पे कौन सा पीएचडी लड़का या लड़की जो वो पढ़ाएगा, और किस हिसाब से वो अपना जो है, अपना जो एंडेवर है वो किस तरीके से देगा 28,000 रुपये में। एक तरफ आप कहते हैं कि स्टेट यूटी है, बाकी यूटीज में कंपेयर करो, बाकी यूटीज में बेसिक मिलती है 40, 50, 50, 60 मिल रहा है, यहाँ पे आप 28,000 दे रहे हैं, और वो भी आपका मन करता है रखते हैं, नहीं मन करता तो आप भेज देते हैं। मतलब इनका कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई वो नहीं है, डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी चल रही है, अपना जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाएं और पीपल फ्रेंडली बनाएं। एक वेलफेयर स्टेट का यही काम है। क्या एक मैसेज रहेगा? मैसेज मेरा यही रहेगा कि दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो डबल इंजन सरकार है, इस टाइम पे उसी से दरख्वास्त कर सकते हैं। हम तो इस टाइम पे अपोजिशन में हैं, हम लोग लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ता है हम लोगों के साथ खड़े हैं, दिन रात लोगों के साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी लोगों के साथ थी, आज भी लोगों के साथ है, और आने वाले टाइम में भी लोगों के साथ होगी। लोगों ने आज हमारे पर एक बार फिर से विश्वास रखा है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ करगिल की जो इलेक्शन हुए तो उसमें आपने देखा लोगों ने विश्वास रखा है। वैसे ही हम जो हैं लोगों के हम वर्कर हैं, हम लोगों के भी नीचे काम करते हैं। हम हर एक वोटर के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हम लोगों से कोई गलती है उसके लिए माफ़ी दो, और आप लोगों के क्या काम है, आप लोगों की हम कहाँ से खिदमत कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आप हुक्म करें, हम आपके ताबेदार हैं। हम इस चीज़ के लिए बोलते हैं, और हम इनको भी यही बोलते हैं कि एक डेमोक्रेसी में लोगों का काम, लोगों को सर के ऊपर बिठाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। लोगों को रौंदना, लोगों के साथ खिलवाड़ करना, जुमला करना, जो ये खुद बोलते हैं, वो हमारा काम नहीं है। शुक्रिया। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैसेज ये मैंने पहले भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी तारीख याद रखें। मैं बाहर भी गया हूँ, मैं बाहर जो स्टेटें हैं वो भी मैंने देखी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था, हालांकि अब यूटी तो मुंह से निकलता ही नहीं, अब तो स्टेट ही निकलता है, क्योंकि जब पैदा हुए थे तो स्टेट में ही हुए थे, ठीक है, तो अब वो दिल से जाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है ना, यहाँ का हर जो आदमी है वो राजा है, ठीक है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि राजा था, अब इन्होंने बखारी बना दिया, अब सिर्फ इन जो कटोरा है वो हाथ में फड़काने की देर रही है, बाकी सारा कुछ इंतजाम हो चुका है। यहाँ पर आप मुझे बताओ, लैंड रिफॉर्म किसने किए? जो लैंड रिफॉर्म थे, हालांकि जब हमारी आज़ादी का मूवमेंट चला तो उसमें सबसे पहले ये डिमांड थी कि जो बिग जमींदार हैं उनसे ज़मीनें छीन के जो गरीब लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और उनको उनका ओनर बना दिया जाएगा। और आपको पता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में जो 3 ही ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुए थे। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा केरला। और हम लोग यहाँ क्या है, हर अगर कोई आदमी आप देख लो, चाहे शेड्यूल कास्ट से लेकर चाहे आप ऊपर तक देख लो, सारों को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि उसका अपना घर है। आज अगर यूपी में जाओ, ठीक है, बिहार में जाओ, वहां पर भी तो इनकी सरकारें रही ना। ये लोग क्या कहते थे कि 370 क्या है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक रोड़ा है, यही कहते थे ना ये लोग। तो आप मुझे बताइए, आपने वो क्या डेवलपमेंट फुलफिल कर दी? अगर 370 हमारे लिए रोड ब्लॉक था, तो यूपी में तो 370 नहीं है ना? बिहार में तो 370 नहीं है? मध्य प्रदेश में 370 नहीं है, हालांकि गुजरात में भी 370 नहीं है। तो आपने वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं की? पूछने का सवाल बनता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर आप, आज भी जो बिहार है, जो यूपी है, जितने भी इंडिकेटर्स आते हैं नेशनली फैमिली हेल्थ सर्वे के, उसमें लोएस्ट के पायदान पर होता है। यहाँ पर तो आपने टारगेट हमको कर दिया, लेकिन वहां पे आपने क्या किया? वहां पर तो आपकी सरकारें रही हैं, है कि नहीं?
तो मैं जो लास्ट मैसेज है वो मैं जनता को यही देना चाहता हूँ कि अपनी जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो प्लीज जाग जाएं, ठीक है, और अपनी तारीख याद रखें कि हम लोग राजा हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ कि किसी के घर में नौकर बनने से अच्छा है कि अपने घर में राजा बन के रहो, ठीक है, और अपनी जो तारीख है उसको पहचानो, क्योंकि जिन लोगों को अपनी तारीख ही याद नहीं होती ना, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी नहीं रहता, ठीक है। और ये क्या हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया, बहुत जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत तो बहुत ये थे हमारे साथ अरुण जी और हर्षवर्धन सर जी, जो कि प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन के। आप सबका इस पे क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।